नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है उपहार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनुपमा और आलोक की शादी करीब 3 महीने पहले हुई थी। इतने कम समय में वह 5वीं बार मायके आ गई रहने के लिए। अब इस बार भी वह मायके आई हुई है। इसी समय उसकी भाभी को चोट लग गई, लेकिन फिर भी अनुपमा को इससे कुछ लेना देना नहीं था। वो अभी भी सबको परेशानी कर रही थी। राधिका और मनोहर जी ने अपनी बेटी का यह व्यवहार देखा तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने क्या किया? अब जब अनुपमा इस बार 5वीं बार मायके रहने आई तो पति आलोक को तो अनुपमा के इस तरह मायके जाने पर कोई एतराज था नहीं। उसे पता था कि जब वह लौटेगी तो खूब सारा सामान, उपहार और रुपए साथ में ले आएगी। अनुपमा अपने पिता मनोहर जी और भाई विकास की बड़ी लाडली थी। उसका हालचाल पूछने के बाद मनोहर जी फोन पर कारोबारी बातें करने में व्यस्त हो गए और विकास फैक्ट्री का काम देखने के लिए चला गया। अचानक ही अनुपमा को ख्याल आया और उसने अपनी माँ राधिका से पूछा, माँ, भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बेटा, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। राधिका जी की आवाज में चिंता के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। कल रात उनकी बहू बाथरूम में फिसल गई थी। आज उसके कमर में बड़ा तेज दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उह! अनुपमा ने अजीब सा मुंह बनाया। थोड़ी देर के बाद तुम उसके साथ डॉक्टर के यहाँ चली जाना, माँ ने उससे कहा। सॉरी माँ, मैं यहाँ आराम और मौज मस्ती करने के लिए आई हूँ। मुझे किसी काम के झंझट में मत डालो प्लीज। राधिका जी को अपनी बेटी की यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगी और अनुपमा अपनी कविता भाभी से मिलने के लिए उसके रूम में तक नहीं गई, बल्कि नहाने धोने के लिए अपने कमरे में ही चली गई। अनुपमा नहा धोकर आराम से सो गई। उसके बाद जब वह कमरे से बाहर आई तब तक लंच का समय हो गया था। डाइनिंग टेबल पर होटल से आया हुआ खाना सजा था। अनुपमा इस बात से बहुत खुश हुई, पर उसके भाई और पिता बहुत नाराज हुए। उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं कविता को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, इसलिए घर में खाना बनाने वाला कोई था भी नहीं। राधिका जी ने नाराजगी भरे अंदाज में अपनी तरफ से सफाई दी। अरे, अनुपमा तो घर पर ही थी ना, तो फिर उसने खाना क्यों नहीं बनाया? ये शब्द उन दोनों में से किसी की भी जबान पर नहीं आए, क्योंकि इस घर में अनुपमा पर घर के कामों की जिम्मेदारी डालने की अहमियत दोनों ने ही कभी महसूस नहीं करी थी। खाना खाने के बाद अनुपमा ने 10 मिनट का समय कविता के साथ बिताया, फिर वापस अपने कमरे में घुसकर उपन्यास पढ़ने में मग्न हो गई। शाम को अनुपमा अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने चली गई। लौटने के बाद देर तक आलोक से फोन पर गपशप करती रही। रात का खाना राधिका ने अकेले ही बनाया। अनुपमा ने काम में जरा भी हाथ नहीं बटाया। इस बात का गुस्सा राधिका जी के मन में लगातार बना रहा। इसी कारण राधिका जी का माइग्रेन का दर्द तेजी से उभर आया और वह बिना खाना खाए ही सोने चली गई। कविता का खाना उसके कमरे में लेकर विकास चला गया। अनुपमा ने अपनी भाभी का ख्याल रखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगले दिन सुबह राधिका जी तेज सिरदर्द के कारण पलंग से उठ नहीं पा रही थी। जब तक अनुपमा अपने कमरे से बाहर निकले तब तक मनोहर जी और विकास बिना नाश्ता किए ही काम पर निकल चुके थे। अनुपमा ने अपने और कविता के लिए मक्खन ब्रेड तैयार कर लिया। थोड़ा सा किचन में काम करते हुए ही उसका मूड काफी खराब हो गया था। कविता के कमर का दर्द कल से ज्यादा बढ़ गया था। कविता के मुंह से ये बात सुनकर अनुपमा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा सी गई। राधिका जी ने अनुपमा के सामने फोन करके अपने पति और बेटे को बाहर ही लंच करने की सलाह दी। रसोई में घुसने के झंझट से बचने के लिए अनुपमा अपनी एक अन्य सहेली के घर चली गई। शाम को जब लौटी तो देखा राधिका जी सिर पर चुन्नी बांधे कमरे में लेटी है। रात का खाना तैयार करने के लिए तब अनुपमा को मजबूरन ही रसोई में घुसना पड़ा। मैं यहाँ गैस के सामने खड़े होकर पसीना बहाने नहीं आई हूँ। तुम सास बहू को साथ साथ बीमार पड़े रहना है तो मुझे वापस भेज दो। खाना पकाते हुए अनुपमा लगातार इसी तरह बड़बड़ाकर अपना गुस्सा प्रकट करती रही। आदत न होने के कारण अनुपमा खाना अच्छा बना नहीं सकी। उसके हाथ के खाने में कोई टेस्ट नहीं था। उसके पिता और भाई ने तो चुपचाप
आधा अधूरा पेट भर लिया, पर राधिका जी अब चुप नहीं रह सकी। तुम ढंग से दाल सब्जी भी नहीं बना सकती हो अनुपमा? राधिका ने उसे डांटा। मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचकर कि आलोक के साथ तुम कैसे इसी तरह से रहती होगी। आलोक के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ और सब मुझे सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। अनुपमा ने चिढ़कर जवाब दिया। जिस पत्नी को घर के काम नहीं आते उसके पति के घर में कभी इज्जत नहीं होती है अनुपमा। मेरी होती है, क्योंकि मेरे सास ससुर अलग रहते हैं और उन्हें न तो माइग्रेन है और न ही मेरी ननद की कमर में दर्द रहता है जो उन्हीं के साथ रहती है। अनुपमा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे और कविता को ताना दे रही हो? माँ, जैसा तुम चाहो समझ लो, मुझे भूख नहीं है। नाराज अनुपमा झटके से कुर्सी से उठी और पैर पटकती हुई अपने कमरे में जा घुसी। विकास, तुम कविता को कल स्पेशलिस्ट को दिखा लाओ। अनुपमा मायके आकर परेशान और नाराज रहे, ये बात ठीक नहीं। मनोहर जी भी नाराज हो गए और अपने कमरे में चले गए। माँ, कविता कामचोर तो बिल्कुल नहीं है, कमर दर्द का बहाना नहीं कर रही है वह। विकास ने भी गुस्सा होते हुए अपनी पत्नी का पक्ष लिया। मुझे तो मालूम है बेटा कि मेरी बहू काम करने वाली और बड़ी समझदार है। तुम उस अनुपमा की बातों पर ध्यान देकर परेशान मत हो। उसे खुद को अच्छी गृहिणी बनने की समझ अभी तक आई नहीं है। विकास को इस तरह समझाकर शांत करने के बाद राधिका जी गहरे सोच विचार में लीन हो गई। अगले दिन विकास कविता को हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने ले गया। बाद में दोनों कविता की बुआ के घर चले गए। रात को दोनों वहीं से खाना खाकर लौटे। अनुपमा को सारा दिन किचन में काम करना पड़ा। इस कारण वह भरी बैठी थी और उनके घर में घुसते ही दोनों से झगड़ पड़ी। ये कमर का दर्द अच्छा है भाभी, जिसके कारण खूब घूमने का मौका मिलने लगा तुम्हें? उसने जहर बुझे स्वर में दोनों को सुनाया। फिल्म देखो, बाजार में घूमो, नौकरानी की ड्यूटी देने के लिए तो मैं मायके आई हूँ। बेकार की बातें मुंह से निकालकर दिमाग खराब मत कर अनुपमा। आज विकास ने उसे डांट दिया। भैया, दिमाग तो तुमने अपनी पत्नी का खराब करके रखा हुआ है, उसे जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ाकर। अरे, जो इंसान ठीक से खाना खा रहा है, ठीक से सो रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जा रहा है, उसे घर का काम करने में क्या आफत आ जाती है? कविता को काम करना कभी नहीं खटकता है। ये तो तुम ही कामचोर हो, जिसके 2 दिन काम कर देने से ही जान निकल जा रही है। विकास के इन वाक्यों ने अनुपमा को बुरी तरह भड़का दिया। उसने अपने भैया भाभी को और खूब सुनाया और खुद ही रोने बैठ गई। पूरे घर का माहौल उसके क्लेश करने के कारण तनावपूर्ण और बोझिल हो गया। अंततः अपने पिता के डांट सुनकर ही अनुपमा चुप हुई। अगर मुझे सारा काम करना है तो क्या भाभी को यहाँ शोपीस बनाकर रखने रखने के लिए लाया हुआ है? मायके में जाकर क्यों नहीं आराम करती हैं? कमरे में घुसने से पहले अनुपमा ने अपना गुस्सा इस तरह से प्रदर्शित कर दिया। अगले दिन सुबह अनुपमा को यह देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि कविता का भाई उसे मायके ले जाने के लिए आया हुआ है। विकास के हाव भाव से उसकी नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। इस कारण घर में कोई ज्यादा बोल भी नहीं रहा था। कविता ने जब विदा ली तब अनुपमा उसे यह सुनाने से चूकी नहीं। भाभी, मुझे मालूम है कि आप मेरे यहाँ आकर रहने से खुश नहीं हो। मेरे विदा होते ही आपका कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा और आप यहाँ वापस भी आ जाओगी। कविता की आंखों में जो आंसू आए उन्हें नाटक बताकर अनुपमा ने खारिज कर दिया। कविता के न रहने पर अनुपमा ने घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाना खुशी खुशी शुरू किया। विकास उससे नाराज ही बना रहा। राधिका भी चुप चुप ही रहती। अपने पिता में भी उसने बदलाव महसूस किया। वे भी गंभीर और सोच में डूबे डूबे नजर आते। मायके आकर अनुपमा इस बार न ज्यादा आराम कर सकी और न ही ज्यादा मौज मस्ती। लौटने वाले दिन उसे एक और झटका लगा। राधिका जी ने उसे अपने पास बैठाकर चिंतित लहजे में जानकारी दी। अनुपमा, तुम्हारे भाई और पिता दोनों को बिजनेस में अचानक ही तगड़ा नुकसान हुआ है। कर्जा लेने की नौबत आ गई है। ओह, ये तो बड़ी बुरी खबर है माँ। अनुपमा की आंखों में फौरन ही चिंता के भाव उभरे। इस बार आलोक से तुम हमारी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना बेटी। माफी किस बात के लिए? हम अपनी मजबूरी के चलते तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं बेच पा रहे हैं, नहीं रुपए ही दे पाएंगे। इसलिए
इस बात की तुम सब फिक्र मत करो माँ। पहले से ही तुम लोगों ने उन्हें इतना सारा दे रखा है, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। और उन सब की अगर कोई शिकायत हुई ना, तो वह जल्दी ही दूर हो जाएगी। जब तक बिजनेस संभल नहीं जाता, हम तुमसे मिलने भी नहीं आ पाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना बेटी। राधिका जी की आंखों में आंसू छलक आए। मेरी फिक्र मत करो माँ, मुझे अपने घर में कोई दिक्कत ना कभी हुई है और ना ही कभी आगे होगी। इस तरह के आश्वासन अपने पिता और भाई को देते हुए अनुपमा ने उन दोनों की भी चिंता दूर करने की दिल से कोशिश की। अनुपमा उनके सामने खूब मुस्कुराती रही, पर वापस घर में कदम रखते हुए उसका मन भी अजीब सी बेचैनी से भर उठा। ये पहला ही अवसर था जब अनुपमा के सामान में सास ससुर ननद और पति को देने के लिए एक भी उपहार मौजूद नहीं था। सबको उम्मीद रहती थी कि घर में एसी लगवाने को वह रुपए साथ लाई होगी, पर उसका पर्स तो खाली था। आलोक के पिता का फोन आलोक के पास आया कि उसके पास कुछ पैसे हो तो वह एक नया एसी खरीद ले। बिजनेस में ज्यादा नुकसान हो जाने के कारण इस बार तो पापा, मैंने भैया और भाभी को अपने ऊपर खर्चा करने से बिल्कुल रोक दिया। आप ये बुरी खबर सबको बता देना। आलोक को ये बताते हुए अनुपमा ने खुद को शर्मिंदा होते हुए महसूस किया, इसलिए उसे अपने ऊपर तेज गुस्सा भी आ गया। वह अकेले आलोक के साथ रहती तो थी, पर आलोक के माता पिता, भाई और बहन अनुपमा के लाए सामान को बड़े हक से इस्तेमाल करते थे। आलोक ने अनुपमा से कुछ कहा तो नहीं, पर अनुपमा ने उसकी आंखों की चमक को साफ बुझते हुए देखा। उस रात जब दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो अनुपमा ने बताया कि खाली हाथ आने के कारण बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी उसके प्रति बड़ी खराब रही। आजकल सेंसेक्स उछल मारकर आसमान छू रहा है और समधी जी का बिजनेस घाटे में चला गया है। मेरी समझ में तो ये बात बिल्कुल नहीं आई। आलोक ने अपने पिता की बात ही दोहराई। देखो जी, इस बात का जिक्र करना बंद करो तो, कि खाली हाथ मायके से आई हूं मैं। इस तरह दोनों घरों की बाहर वालों के सामने बेइज्जती कराने से क्या फायदा है। उसकी सास की नाखुशी उनकी आवाज की चुभन में साफ झलक रही थी। बढ़ती गर्मी में इस साल भी सड़ना पड़ेगा, कहकर आलोक ने उसे यूं गुस्से से घूरा जैसे ऐसी न लगवाकर अनुपमा ने कोई जुर्म किया हो। किसी बाहर वाले के सामने अनुपमा के मायके से खाली हाथ आने का जिक्र नहीं करेंगे। इस बात को कई बार उसके सामने दोहराने के बावजूद भी किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया। हर रिश्तेदार और पड़ोसी और परिचित के सामने ये बात कह दी गई कि बहू के मायके से मिलने वाली चीजों का दुनिया को लालच हो, पर हमें बिल्कुल नहीं है। हमारी अनुपमा इस बार मायके से खाली हाथ आई है, पर हम में से किसी के माथे पर ना तो कोई शिकन है और ना ही मुंह पर शिकायत का एक शब्द। अनुपमा ने 2 दिन बाद रात को आलोक से शिकायत की। आपके घर वालों ने ये क्या तमाशा बना रखा है। मुंह से वे कुछ भी कहे, पर मन तो उनके लालची है। और ये सब बात मेरी समझ में अब अच्छी तरह से आ गई है। और ये देख कर तो मेरे मन को गहरा धक्का लगा है कि उन सब का मेरे प्रति प्यार, उनके व्यवहार की मिठास मेरे मायके से आने वाले सामान और रुपए के कारण ही थी। मेरे घर वाले लालची नहीं है। उन्हें अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने रीति रिवाज न निभाते हुए तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ ससुराल भेज दिया। इस कारण हमारी भी बेइज्जती हुई है। आलोक के इस कठोर जवाब को सुनकर अनुपमा रुआंसी सी हो गई। कड़वी चुभने वाली बातें उसे और भी कई मामलों में सुनने को मिली। उसे नॉवेल पढ़ने का शौक था। मायके जाने से उसे अपने शौक को पूरा करने का खूब मौका खुशी खुशी मिलता था। घर का बहुत सा काम कर देते थे लोग। आलोक की माँ भी आए दिन खाना बना देती थी। एक बाई भी आती थी। लेकिन अब सबका व्यवहार बदल गया। उसने नॉवेल खोला नहीं कि आलोक को शिकायत भरी बात सुनाकर उसके लिए कोई न कोई काम निकाल देता। समझदार पत्नी न नॉवेल पढ़ती है न देर तक सोती है। अब तुम नई नवेली नहीं रही हो अनुपमा, घर के कामों की जिम्मेदारी संभालनी शुरू करो। सास ससुर की टोका टाकी से शुरुआत से अनुपमा का दिल तो बहुत कुढ़ता, पर पति के आदेश का पालन करने को वह मजबूर थी। आलोक ऑफिस से लौटता तो रोजी उसे खूब सुनाता कि किसकी पत्नी क्या क्या खाना टिफिन में देती है। अनुपमा, तुम्हें ढंग से सब्जी तक बनाने नहीं आती। डिलीवर का काम नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। पूरा दिन सोने को मिले तो भी कम है तुम्हें।
तुम्हारा अमीर बाप की बेटी होना मेरे लिए किस काम का? ऐसी शिकायतों और रोज रोज होने वाले क्लेशों के कारण अनुपमा और आलोक के संबंध बिगड़ने लगे। अनुपमा अपना पक्ष बयान करती तो आलोक ध्यान से उसकी बात सुनने के बजाय फौरन चिढ़ जाता और गुस्से करने लगता। गुस्से में आकर उसने एक शाम अनुपमा के कई सारे नॉवेल फाड़ ही डाले। तुम सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा। एक दिन आलोक के मुंह से ये धमकी सुनने के बाद तो अनुपमा घंटों रोई और पूरे 3 दिनों तक उसने आलोक से सीधे मुंह बात नहीं की। अनुपमा का अपने पति और ससुराल वालों के बदले व्यवहार को देखकर खूब खून जल रहा था, तो दूसरी तरफ उसके मन में अपने माता पिता और भाई के प्रति भी गहरी शिकायत और नाराजगी बढ़ती गई। सारी समस्या की जड़ इस बार उन लोगों का मेरे साथ सामान और रुपए न भेजना है, ये बात उसे समझ में आ गई। सारी दुनिया अपनी विवाहित बेटियों को ससुराल वालों को खूब देते हैं, उनके न देने की मजबूरी होगी, पर मेरी जान तो मुसीबत में डाल दी उन्होंने। ऐसी बातें सोच सोच कर मारे तनाव के अपने सिर में भयंकर दर्द पैदा कर लिया उसने। उसके मायके से घर लौटने के करीब महीने भर बाद अनुपमा का एक रविवार का दिन तो बहुत ही खराब बीता। उस दिन आलोक से डांट फटकार और अपमान के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। सबसे पहले तो नाश्ते में उसने जो पोहे बनाए थे उसमें बहुत तेज नमक पड़ गया। गुस्सा दिखाते हुए वह लंच के समय कमरे से बाहर नहीं आई। ये देखकर भी आलोक ने उसकी चिंता नहीं की। आलोक ने सिर्फ एक बार आकर खाना खाने को पूछा। वह पास के किसी होटल से खाना लाया था। अनुपमा ने मना कर दिया तो बाद में कोई उसका हाल पूछने नहीं आया। दोपहर के बाद में अनुपमा ने देखा कि 2 सूखी पूरियां थी डब्बे में पड़ी हुई। शाम को आलोक अपने दोस्तों से मिलने चला गया। वहीं से वह माता पिता के घर चला गया। उपेक्षित और अपमानित महसूस करती हुई अनुपमा कभी गुस्से से सबके खिलाफ बड़बड़ाने लगती तो कभी दुखी होकर आंसू बहाने लगती। उसी समय अनुपमा की माँ राधिका जी का फोन आया। फोन माँ का आते ही वो ज्वालामुखी की तरह आग उगलने लगी। तुम सबकी कंजूसी और नासमझी की सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है माँ। पहले तुम सबने मेरे लालची ससुराल को दे देकर आदतें उनकी बिगाड़ दी। इस बार तुम लोगों ने हाथ खींच लिया। ये अच्छा नहीं किया माँ तुमने। यहाँ आलोक ने मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया है। इस नरक में जीने के बजाय मैं आत्महत्या करना बेहतर समझूंगी। भावावेश के कारण अनुपमा की ऊंची आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अनुपमा देर तक अपने मन की भड़ास निकालती रही। राधिका जी ने बड़े सब्र से उसकी सारी बातें खामोश रहकर ही सुनी। अपनी शिकायतों से खाली हो चुकने के बाद अनुपमा दुखी होकर रोने लग गई। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उसने सुबकते हुए पूछा। इन लोगों का लालची रूप देखकर मेरा मन कांप जाता है माँ। कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी, रात दिन के क्लेश और ताने झेलकर। तब राधिका जी उसे समझाने के लिए गंभीर आवाज में बोलने लगी। अनुपमा के कानों में माँ की आवाज पहुंची। सुनो बेटी, ध्यान से सुनो। हाँ माँ, अनुपमा ने आंसू पोंछते हुए वादा किया। देख बेटी, समाज में हम सबका जीवन लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। बिना दिए कुछ नहीं मिलता। तुम ठीक कह रही हो माँ। इस बार मेरे ससुराल वालों को आप लोगों से कुछ नहीं मिला ना, तो उन्होंने मुझे प्यार, इज्जत और सुख सुविधाएं देना बंद कर दिया है। कुछ पल खामोशी रही राधिका जी, फिर आगे बोली। बेटी, बुरे वक्त से हमें सीख लेनी चाहिए, अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। तेरे पिता और भाई तो तुझे लाड़ के कारण कुछ ज्यादा ही देते रहे, पर तूने सब उसका गलत मतलब निकाल लिया। मायके के साथ जीवन नहीं कटता, जीवन तो बेटी ससुराल वालों के साथ कटता है। और पति के माँ बाप, भाई बहन का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है अनुपमा। हमारे पैसे के चक्कर में तुम पत्नी बनने से रह गई और सोचने लगी कि आलोक तुम्हारे पैसे का दीवाना है। ये बताओ, तुमने रात के अलावा आलोक को कब एहसास जताया कि तुम उसकी पत्नी हो? थोड़ी देर रुककर उन्होंने आगे कहा। आलोक और उसके माता पिता का फोन मेरे पास 4 दिन पहले आया था। उनकी नाराजगी तुम्हारे पैसे न लाने से नहीं है, तुम्हारे व्यवहार से है बेटी। तुम अपने व्यवहार से तुम अपने व्यवहार से आलोक के साथ उसी तरह का व्यवहार करो, उसी तरह का काम करो
जो तुम चाहती हो कि आलोक तुम्हारे साथ करे। वे सब तुम्हारा और आलोक का भला चाहते हैं। सुनो, घर ठीक कर लो, नहा धो लो। तुम्हारी सास ने कहा है कि वे सब घर का बना खाना लेकर तुम्हारे घर 2 घंटे में आलोक के साथ आ रहे हैं। उन्हें निराश मत करना बेटी। अनुपमा ने जब यह सुना तो सुनकर खुद को मन ही मन धिक्कारने लगी कि उसकी इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी समझ कहाँ झक मार रही है। वह अपनी माँ से बोली, माँ, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, पर अगले संडे तुम और पापा भाई भाभी के साथ डिनर पर आना जरूर। मैं बताऊंगी कि खाना बनाना किसे कहते हैं। 2 रविवार बीत गए। उसके बाद आलोक और अनुपमा ऐसे ही हो गए जैसे वे एक जान दो बदन हो। अनुपमा ने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करने लगी थी और जैसा कि अनुपमा की माँ राधिका ने कहा था, उसके ससुराल वाले भी उसके लाए गए सामान की अपेक्षा नहीं करते थे, बल्कि अनुपमा से एक अच्छी सुघड़ गृहिणी की तरह व्यवहार करने की ही अपेक्षा रखते थे। तो अब उन्हें उससे कोई शिकायत न रही थी। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी उपहार। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी प्रेरणादायी है और वे सभी लड़कियां जो काम से जी चुराती होंगी या जिन्हें घर का काम करना अपने स्तर से नीचे का लगता होगा, उनके लिए यह कहानी काफी लेसनेबल है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक ना किया हो। मिलती हूँ जल्दी ही ऐसी ही किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।